इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ जी उठिए, देखिए सुबह हो गई है। अरे अरे बहू, माँ जी देखो सूरज निकल आया है। वैसे भी घर के बुजुर्गों का सूरज निकलने के बाद देर तक सोते रहना घर के लिए अशुभ होता है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लग रहा है थोड़ा सा बुखार है जैसे। आप भी ना माँ जी, आपको तो बस बहाना चाहिए देर तक सोते रहने का। जाइए और जाके ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। उससे पहले मैंने आपके लिए जो चाय बनाई है वो तो ले लीजिए, ये लीजिए। अरे बहू, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। पूरे 2 चम्मच भर कर शक्कर डाली थी माँ जी मैंने, लेकिन आपको तो मेरे हाथ की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अब इसकी भी शिकायत करेंगी ना आप उनसे, ताकि हमारा फिर से झगड़ा हो जाए। अरे नहीं बहू, कैसी बातें करती हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे और राकेश के रिश्ते में कोई दरार पड़े। %50 सेल। कई दिनों से ब्रांडेड मेकअप किट चाहिए था, यह मौका तो मैं जाने नहीं दूंगी हाथ से। हेलो, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मना तो नहीं करोगे? बात क्या है पहले वो तो बोलो। राकेश, तुम्हें पता है हमारे शहर में ना एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, जिसमें ब्रांडेड कॉस्मेटिक चीजें आधे दामों में मिल रही है। मुझे ज्यादा नहीं, बस 15-20 हजार रुपए चाहिए। प्लीज दे दो ना। देखो विनीता, मेरे हिसाब से ये फिजूल खर्ची है। तुम्हें तो ना राकेश, मेरी हर चीज फिजूल खर्चे ही लगती है। सोसाइटी में आना जाना है तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वो ठीक है, लेकिन ये आमदनी से ऊपर खर्च भी तो सही नहीं है ना। और तुम और माजी जो करते हो वो फिजूल खर्चे नहीं है। विनीता, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को घर पे आऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है? शाम को मैं घर पे मिलूंगी तब ना। विनीता, रोमांटिक प्लेस है केरला, वहीं चलेंगे हम लोग इस बार। और क्या बातें चल रही है दोनों में? हाँ, तुम्हारी बातें चल रही थी। अरे वाह दीदी, नया फोन परसों ही तुम्हारे जीजाजी ने मुझे गिफ्ट किया है। लेकिन तुम्हारा जन्मदिन तो अगले महीने है ना? विनीता, हम चाहें तो अपनी बीवी का जन्मदिन हर महीने मनाए, क्यों जी? वाह दीदी, तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है, बिना मांगे ही सारी चीजें मिल जाती है। वरना एक मेरा नसीब है, मांगने पे तो कुछ नहीं मिलता, बस नसीहत ही मिलती है। पैसा तो दूर की बात है। पैसा कमाना बहुत आसान होता है विनीता, उसके लिए एक बिजनेस शुरू करना होता है। ये नौकरी करके उतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। अरे मेरी बात मानो तो राकेश से बात करो, उसे कहो कि वो अध्यापक वाली नौकरी छोड़ दे और तुम्हारे जीजाजी जैसे बिजनेसमैन बन जाए, फिर तो तुम्हारे भी सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ इस मिडिल क्लास जिंदगी से। मैंने तो कितनी बार राकेश को कहा है कि कुछ बड़ा काम करो, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है। उसे मेरे सपनों और मेरे अरमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। गलत हो तुम विनीता। राकेश एक संस्कारी और खुददार आदमी है। मैं मानता हूं कि पैसों की अहमियत आजकल की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजें पैसों से भी ज्यादा महत्व रखती है। मुझे पता था कि आप ऐसे ही कहेंगे पिताजी। असल में मेरी इस नाखुश जिंदगी का कारण सबसे बड़ा आप ही है। काश आपने मेरी शादी अल्ताफ के साथ हो जाने दी होती तो आज मैं भी अमेरिका में सेटल्ड होती, लेकिन आपको तो आपके खानदान का रुतबा और इज्जत की पड़ी थी और इसलिए बांध दिया मुझे राकेश के गले में। ऐसी बात नहीं है विनीता, राकेश एक मेहनती और शरीफ आदमी है। मुझे तो लगता है तुम उसे पहचान ही नहीं पाई। मैं तो कहता हूं कि आओ राकेश बेटा।
ये क्या है विनीता? मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम को घर आऊंगा तो बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी तुम रोहित को लेकर यहाँ चली आई। तो और कहाँ जाऊं? एक यही तो मेरा ठिकाना है। ठीक है, अपने घर चलकर बात करते हैं। माँ तुम्हारा और रोहित का इंतजार कर रही हो। राकेश सही कह रहा है बेटा, तुम्हें इसके साथ अपने ससुराल जाना चाहिए। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सुख है। जिस घर में मेरी छोटी छोटी डिमांड्स पूरी नहीं होती, वहां मैं सुखी कैसे रह सकती हूँ? विनीता मेरी बात समझो, कुछ दिन दे दो मुझे। मेरी पगार मिलते मैं तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा। बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे महीने के 20-25 लाख रुपए कमाते हो। यार राकेश, तुम कब तक ये अपना टीचरगिरी का काम करते रहोगे? मेरी बात मानो तो कोई बिजनेस शुरू कर दो। नहीं कमलेश जी, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। मैं अध्यापक ही ठीक हूँ। अरे तो उसी को अपना बिजनेस बना लो, ट्यूशन क्लासेस। यार आजकल ट्यूशन क्लासेस का धंधा तो बड़े बूम पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो कोई गारंटी का वादा भी नहीं करना होता। तुम सिर्फ क्लास में आके ट्यूशन पढ़ाना और सारा बिजनेस मैं संभाल लूंगा, और जो भी आमदनी होगी बराबर में बांट लेंगे। सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सब कर... मैंने पहले ही कहा था, राकेश कभी ऊंचा सोच ही नहीं सकते। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन अभी तुम यहां से चलो। रोहित बेटा आओ। विचार करना। कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसीलिए दोनों में तालमेल होना बेहद जरूरी है। अगर एक पहिया भी डगमगा जाए तो ये गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, और अगर एक पहिया गाड़ी से अलग ही हो जाए तो दुर्घटना होना तो तय है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। राकेश एक मेहनती लड़का था। चादर देखकर पैर फैलाने के संस्कार उसको अपने माँ और पिताजी से मिले थे, लेकिन उसकी पत्नी विनीता, जो बिन मां की पली बड़ी थी, उसके जीवन में सपने और ख्वाहिशें कुछ और ही थी। वो हमेशा से एक हाई क्लास और ऐशो आराम से भरी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए अपनी बहन और जीजाजी के बहकावे में आकर अक्सर वो अपने पति को नई नई चीजों और पैसों के लिए तंग किया करती थी। ऐसे में अब देखना यह है कि उसकी ये असीमित चाहत उसकी शादीशुदा जिंदगी में और क्या क्या परेशानी लाने वाली थी। अरे कैसे गाड़ी चला रही हो? मार डालोगे क्या? सड़क के तुम्हारे बाप दादा की जायदाद है। रीता, तुम? विन्नी, कैसी हो? इतने सालों के बाद मिली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया। और तो शादी वादी के बाद मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं? हाँ, क्यों? पतिदेव से फुर्सत नहीं मिलती क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, घर जा रही हो? छोड़ दो? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। देख, इतना भाव मत खा, ठीक है? इतनी सारी बातें करनी है, इसी बहाने पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। चल, तू चल, बैठ बैठ। आओ ना, आ जाओ। अच्छा, तुम यहाँ रहती हो तो मतलब इतना पुराना सा क्यों लग रहा है यार तेरा घर? मतलब इतना बेजान दीवारें, पेंट नहीं कराया क्या बहुत सालों से? नहीं, वो पुश्तैनी घर है ना हमारा, इसीलिए। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मान, ठीक है? नहीं, हाँ। अरे तू बैठना। आओ। क्या लोगी तुम? चाय कॉफी? अरे क्या चाय कॉफी, कुछ नहीं लेना मुझे। तू बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, और बता, तेरे घर में कौन कौन रहता है? बस मैं, मेरे पति, मेरा बेटा रोहित और मेरी सासू माँ। और तू क्या करती है? कुछ नहीं, बस घर संभालती हूँ। हाउसवाइफ है तू? क्या हो गया है विन्नी तुझे? एक टाइम पे तू हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, और आज तू हाउसवाइफ है, घर संभाल रही है, बच्ची। छोड़ना, ये सब किस्मत की बातें हैं। तुम तो जानती हो, मैं अल्ताफ से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी जबरदस्ती राकेश के साथ कर दी। अगर अल्ताफ के साथ मेरी शादी हुई होती तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। वो सब छोड़, तू अपनी बता, तू क्या कर रही है? मेरे पति मर्चेंट नेवी में, वो साल में 3 महीने घर आते हैं, और बस मैं उनके कमाए हुए पैसे पे ऐश करती हूँ, जमकर उड़ाती हूँ।
और लाइफ एंजॉय करती हैं। मैं तो बस घर गृहस्थी और ये मिडिल क्लास जिंदगी से तंग आ गई हूँ। पति भी ऐसा मिला है जो बस पैसे बचाने की नसीहतें देते रहता है। मायूस मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना। शायद हमारा मिलना इसी वजह से दोबारा हुआ है कि तेरी जिंदगी दोबारा से हरी भरी और रंगीन हो जाए। अच्छा, मेरा एक ग्रुप है हमारी सहेलियों का, हम लोग किट्टी पार्टी करते हैं और ना बहुत धूम मचाते हैं। तू एक काम कर, तू वो ज्वाइन कर ले, ठीक है? तो अगली बार जब किट्टी पार्टी होगी तो मैं तुझे बुलाती हूँ, और पर आना जरूर। पक्का। बाबूजी, मैंने आपको बताया कि नहीं, पिछले हफ्ते जो मैंने स्कीम वाला बिजनेस शुरू किया था उसमें मैंने 3 गुना ज्यादा फायदा कमाया है। अब देखिएगा मैं अपने इस बिजनेस को आसमान तक कैसे पहुंचाता हूं। बेटा, तुम्हारा बस चले तो तुम तो आसमान में उड़ने वाली चीजों को जमीन के नीचे चला दो। बाबूजी, बाबूजी, अरे आप मेरी किसी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हो? आप खुद देखेंगे कि ये दुनिया एक दिन आपके इस दामाद को झुककर सैल्यूट करेगी। बेटा, वो हो ना हो, लेकिन मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे नुकसान हो। तुम्हारे पिछले बिजनेस का लोन चुकाते चुकाते मेरे पसीने निकल गए थे। बाबूजी, एक बार नाकामयाबी मिली तो क्या हुआ? रात के बाद दिन भी तो निकलता है। फिर उसके बाद अरे हाँ, कमलेश बोल रहा हूँ। रफीक भाई बोल रहा हूँ मैं। रफीक भाई जी। सुन, वो जो तूने 50,000 कर्ज लिया था ना, चल उसका टाइम पूरा हो चुका है अभी। अरे 2 दिन में पैसा नहीं लौटाया ना तो मेरा नाम रफीक है। क्या रफीक भाई? मिलता हूँ आपसे। पहले दिया जला दे। हाजी, हाँ बेटा। हो गई सारी तैयारी पूजा की? हाँ बेटा, हो गई तैयारी। अरे ये क्या बहू, आज त्योहार के दिन तुमने गहने नहीं पहने? अच्छा रुको, मैं लेकर आती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें तो जरूर पहनने चाहिए। रहने दीजिए ना माँ जी, वैसे भी वो गहने बहुत पुराने हो चुके हैं। और आज के दिन घर की लक्ष्मी को कम से कम मिडिल क्लास होने का एहसास तो मत दिलाइए। रहने दो ना माँ। वैसे भी देखो, विनीता बिना गहनों की कितनी खूबसूरत और लक्ष्मी जैसी लग रही है। और वैसे भी विनीता देखो, इस दिवाली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मनपसंद डिजाइनर ज्वेलरी दिला दूंगा। वो तो मैं ना जाने कितनी दिवालियों से सुन रही हूँ। हाँ, न जाने वो दिवाली कब आएगी। हेलो, हाँ दीदी। जी जी दीदी, मैं अभी आई। अरे तुम कहाँ चली? अरे पूजा छोड़ के नहीं जाते बेटा, सुनो तो। विनीता, अरे अभी तक आप ऐसे ही बैठे हैं, कुछ खाना तो खा लो थोड़ा। तो पता है तुम्हें यार, तुम क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है ना? देख ना विनी, तेरे जीजा जी कैसे टेंशन में बैठे हैं। सुबह से ना कुछ खाया है ना ही पानी पिया है। जीजा जी आप तो बताइए, हुआ क्या है? विनीता, मैं क्या बताऊं? विनीता, मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए थे। अब आने वाले महीने उसका बकाया देने का समय भी है, लेकिन उसका अचानक अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है। मुझे सारा पैसा उसको अभी देना होगा। कहाँ से दूं पैसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैंने जितना पैसा था ना, मैंने सब बिजनेस में लगा दिया। कितने पैसे देने हैं? 70,000। मतलब 10-20 कम भी होंगे ना तो एक बार चल जाएगा। 70,000 इतने तो मेरे पास में भी नहीं होंगे। विनीता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पंखा है ना, लगता है कि मैं इसी में लटक के अपनी जान दे दूं। जीने का कोई मतलब नहीं है। नहीं जीजा जी, देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं राकेश से जरूर बात करूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। विनीता, हद हो गई अब तो। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि तुम यहाँ चली आई पूजा छोड़कर? राकेश, जीजा जी का दोस्त अस्पताल में भर्ती है। तुम घर की पूजा छोड़कर यहाँ चली आओगी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जीजा जी की मदद करनी होगी। कैसी मदद? जीजा जी को 70,000 की जरूरत है उन बिजनेस के लिए। 70,000? मैं राकेश,
मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका सारा पैसा चुकती कर दूंगा। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। राकेश, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम जीजा जी की मदद नहीं कर रहे हो तो मैं वापस घर नहीं आ रही हूँ। ठीक क्या बोल रही हो तुम? अरे यार, त्योहार वाले दिन तो समझदारी की बात कर लो। देखिए कमलेश जी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा। और तुम घर चलो, पूजा बीच में छोड़ना अपशगुन होता है। अरे तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुमसे कम। विनीता, क्या है ये? तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो? ना तो तुमने कपड़े इस्त्री किए, ना खाना बनाया। रोहित भी अभी तक भूखा है। अरे आखिर चाहती क्या हो तुम? जीजा जी को 70,000 रुपए देने हैं, उसका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तो बात करना ही बेकार है। हेलो हेलो विनी, कुछ हुआ या नहीं? तेरे जीजाजी पूछ रहे थे। और कितना टाइम लगेगा? दीदी आज रात को काम हो जाएगा। जीजा जी से कहो टेंशन ना ले। ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया ये जरा देखिए। भैया ये डिजाइन कितने में बन जाएगा? ये करीबन जाएगा 1 लाख के आसपास। इसको पिघला के कितना खर्चा आएगा? मैडम इसको पिघला के 40-50 हजार रुपए और जाएगा ऊपर आपका। 40-50। और कितने दिन में बन जाएगा भैया? कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है भैया, तो 1 हफ्ते बाद में मैं लेने आ जाऊंगी। जो भी हिसाब होगा मैं पैसे देकर ले जाऊंगी। ठीक है? ठीक है मैडम। इसके पैसे ये लीजिए। थैंक यू। हेलो दीदी, जीजा जी को बोलिए काम हो गया है, घर ही आ रही हूँ। विनीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? माँ के गहने कहाँ हैं? वो तो उन्हें पता होगा ना। हो विनीता, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। माँ ने गहने कबर्ड में रखे थे और घर में कोई चोरी भी नहीं हुई है। सीधी तरीके से बता दो गहने कहाँ रखे। विनीता, मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। तुमसे कुछ पूछा, जवाब चाहिए मुझे। राकेश बेटा, थोड़ा धीरज से काम लो। माँ, आप दखल मत दीजिए, मैं इससे बात कर लूं। विनीता जवाब दो, माँ के गहने कहाँ है? सुनार को दिए हैं पिघलवाने के लिए। क्या? बाकी के बेच के पैसे मैंने जीजा जी को दे दिए। क्या तुम्हारी? नहीं बेटा, बहू बेटी और पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। थोड़ा धीरज से काम लो। माँ कैसे धीरज से काम लूं? कैसे? इसकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, अब अपनी नाकामयाबियों के लिए मुझे कसूरवार ठहराओ। मुझे कमजोर मत समझना। तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूं मैं। हाथ मैं भी उठा सकती हूँ। विनीता, विनीता! रुको राकेश,
बाद में शांति से बात करेंगे। राकेश, ये देखो, रीटा ने हमारी किटी पार्टी के लिए ड्रेस कोड भेजा है। सारे लोग यही ड्रेस पहन के आने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। राकेश, मुझे भी ये ड्रेस दिलवा दो ना प्लीज। ताला? ये विनीता कहाँ चली गई? कुछ बता के भी नहीं गई। अरे विनीता, बहू, बहू, बिना कहे चली जाती है। अरे माँ, आप यहाँ क्यों बैठी है माँ? विनीता कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ, विनीता को फोन करता हूँ मैं। हेलो विनीता, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? माँ को अस्थमा अटैक आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ घर पर। ओके, आती हूँ। पानी पी। मजीद, कहाँ थे तुम? चाबी दो अभी। माँ उठो माँ, आराम से मत चलो, आओ बैठ जाओ। मैं हूं आपके साथ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो पर्स को और जाकर दवाई लेकर आओ माँ की। माँ जी, आप घबराइए मत। आपको याद है आपने आखिर में दवाई कहाँ रखी थी? हाँ, उनसे क्या पूछ रही हो? देख रही हो उनकी हालत, कुछ बताने की हालत में है वो। अब माँ जी की दवाई कहाँ रखी है मुझे क्या मालूम? अच्छा, गहने कहाँ रखे होते ये पता होता है, दवाई कहाँ रखे ये नहीं पता है। जाओ, जाकर ढूंढो, जाओ यहां से। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, दवाई कहीं नहीं मिल रही। विनीता प्लीज, विनीता प्लीज, माँ की हालत खराब हुई जा रही है, प्लीज जाओ जाके ढूंढो। देखा राकेश, तुम्हारी जरूरत पे मैं ही काम आ रही हूँ ना आज। मेरी जरूरत में तुम कभी काम नहीं आते। एक ड्रेस ही तो मांगी थी मैंने तुमसे, वो भी नहीं दिला पाए तुम। ये लो, हो जाएगी तुम्हारी जरूरतें पूरी। जाओ जाओ और दवाई ढूंढ कर लाओ, प्लीज जाओ। माँ हिम्मत रखो माँ। राकेश, ये लो दवाई। मिल गई दवाई मिल गई। ये लो। वैसे राकेश, तुम्हारे इस एटीएम का पिन नंबर क्या होगा? ये मेरी 2000 की बेट। ये मेरे 3000। रोहित, विनीता, क्या ये? और कहाँ थी तुम? इतना टाइम कहाँ लगा दिया? हाई क्लास लाइफस्टाइल तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की समझ में नहीं आएगी। क्या हाई क्लास लगा रखा है? हाँ, आधी रात को शराब पीकर घर आना ये हाई क्लास है?
मेरे हिसाब से ये बेहुदगी है। एक बच्चे की माँ हो तुम, कुछ तो शर्म करो। राकेश प्लीज, आज नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। क्या तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? हाँ, वो पार्टी में कार्ड्स खेल रही थी ना, तो मैं हार गई। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी लाइफस्टाइल के चक्कर में ये किस हद तक गिर रही हो तुम? चिल्लाओ मत राकेश, रोहित उठ जाएगा। और वैसे भी कौन सा आसमान टूट पड़ा है, ब्रेसलेट ही तो था, नया खरीद लेंगे। विनीता अपनी हद से आगे बढ़ने लगी थी, अपने पति की बेइज्जती करना, उसे नाकारा और निकम्मा साबित करना जैसे उसके लिए आम बात हो गई थी। तो दूसरी तरफ राकेश अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चे से सच्चे दिल से प्यार करता था। लेकिन विनीता ने चकाचौंध की ऐसी पट्टी अपनी आंखों पर मान ली थी कि उसे नजर ही नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत। उसकी महत्वाकांक्षाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और डिमांड्स पूरी ना होने पर वो अपना घर छोड़ मायके जाने की धमकी देने लगी थी। पापा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आई हूँ। झगड़ा हुआ है मेरा राकेश के साथ और मैं अपने पापा के घर आ भी नहीं सकती क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अपने बेटे को लेकर फिर से मायके चली आई हो। देखो विनीता, समझने की कोशिश करो। राकेश एक खुददार इंसान है। वो कमलेश की तरह घर जवाई बन करके दूसरों के भरोसे जीने वाला इंसान नहीं है। देखो पापा, खुददारी का अचार ना बनाने में मजा है और ना खाने में। और मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़े मजे करती हूँ तो उसमें बुरा ही क्या है? वो मुझे हर चीज में टोकता है। देखो विनीता, घर गृहस्थी संभालना भी तो कोई जिम्मेदारी है। तो क्या करूं? औरों की तरह नौकरानी बन जाऊं? जिस बात को आप समझ नहीं सकते उस बात पे हम बहस क्यों कर रहे हैं पापा? तुमसे तो बात करना ही बेकार है विनीता। विनीता, इन छोटी सोच वाले लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। विनीता, मैंने एक ऐसा बिजनेस ढूंढ निकाला है जिसमें एक हफ्ते में 4 गुना पैसा मिलेगा। मैंने तो अभी से तुम्हारे जीजाजी को बोल रखा है कि मुझे अगले हफ्ते डायमंड नेकलेस चाहिए। सिर्फ तुम्हें क्यों, अपनी लाडली साली के लिए लेके नहीं आऊंगा। देखो विनीता, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम एक बार राकेश से बात करके तो देखो। सिर्फ 5 लाख की बात है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है बस। फिर देखना 5 लाख से 20 लाख कैसे बनते हैं। 20 लाख रकम कम नहीं होती। तुम क्या नहीं कर सकती, जो चाहो खरीद सकती हो, जहां चाहो घूम सकती हो। विनीता, सिर्फ ऐश ही ऐश। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जुबान है मेरी। ठीक है, मैं राकेश से बात कर लूंगी। 2-3 दिन ससुराल जाके मुझे अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर लूंगी। ये है मेरी लाडली साली, टैलेंटेड साली। माँ जी, आप भी खाना खा लेती तो। अरे बेटा, राकेश को आ जाने दो, सब साथ मिलके खाएंगे आज। लो, आ गया। क्या बात है, इस बार मेरे आने से पहले ही वापस आ गई? राकेश, ऐसी बातें नहीं करते। अरे हमारी बहू है, उसको पता है कि ये उसका अपना घर है। और तुम जल्दी से जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं सब लोग साथ मिलके। ठीक है, मैं हाथ धोकर रहा था। राकेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? कमलेश जीजाजी ने ना एक नया बिजनेस खोला है जिसके मुताबिक एक हफ्ते में कम से कम 4 गुना मुनाफा होगा। बस 5 लाख रुपए देने होंगे, तभी तो 20 लाख से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। क्या है विनीता, देखो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जो इतने जल्दी इतना मुनाफा दे। अगर मेरी बात मानोगे तो बंदोबस्त हो सकता है। तुम्हारे पिताजी ने माजी के नाम पे कुछ एफडी रखी थी, उसे तुड़वा देते हैं। वैसे भी माजी को पैसों की क्या जरूरत है, हम है ना माजी के लिए। है ना माजी, आप ही कुछ कहिए ना। बेटा, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा ही तो है। देखा, अब तो माजी भी मान गई है। अब तुम मना मत करो ना राकेश। देखो, फिलहाल तो मुझे शांति चाहिए ताकि मैं सुकून के 2 रोटी खा सकूं। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धो के आइए, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला बिजनेस के लिए। लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी।
ये क्या है राकेश? ये पूजा कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? क्या बोल रही हो विनीता? पूजा मेरी स्टूडेंट है। अच्छा, तो आजकल स्टूडेंट्स को प्यार के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ? इस मैसेज का क्या मतलब है? वेटिंग फॉर यू, प्लीज मेरी उलझन सुलझाओ। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी विनीता। राकेश ऐसा नहीं है और तुम तो अच्छी तरह जानती हो। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। रावण की माँ को भी अपना बेटा तो दुलारा ही लगता होगा। आपका ये अध्यापक बेटा असल में चरित्रहीन है। बस मैं ऐसे बेवफा आदमी के साथ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती अब। रोहित, चलो मेरे साथ। लेकिन उसे कहाँ ले जा रही हो? तुमसे दूर, जहां तुम्हारी अय्याशियों का साया भी उसमें ना पड़े। अरे विनीता सुनो, विनीता मेरी बात तो सुनो। अब जो कुछ भी सुनना सुनाना है कोर्ट में सुनाना, और आज के बाद मुझे या मेरे बेटे को मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? अरे विनीता, विनीता, विनीता। अरे राकेश बेटा, आओ आओ। कैसे हो तुम? अपने बेटे और बीवी के बिना कैसा हो सकता हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ बेटा। मैंने विनीता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। काश आज उसकी माँ जिंदा होती तो वो शायद कुछ कर पाती। खैर मैं रोहित से एक बार मिलना चाहता हूँ। विनीता उसे स्कूल भी नहीं भेज रही है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करेगा मेरा वकील करेगा। और वैसे भी तुम्हारे साथ अब मन मार के जीने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम आज के बाद यहाँ पे नहीं आओगे, समझे? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो विनीता? अच्छा मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन रोहित के बारे में तो सोचो। उसे हम दोनों की जरूरत है। जिस तरह तुम अपने बाप के बिना जी लिए, वो भी अपने बाप के बिना जीना सीख जाएगा। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है एक बाप के बिना जीना कितना मुश्किल होता है? आप हमारे बीच में दखल ना ही दे तो अच्छा है पापा, वरना मैं रोहित को लेके इतना दूर चली जाऊंगी कि फिर वापस नजर भी नहीं आऊंगी। अरे कैसी बात है विनीता? विनीता अच्छा मैं खुद ही यहां से चला जाता हूं, लेकिन बस मेरे रोहित का ख्याल रखना। चार दिन से विनीता को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो बात ही नहीं करती। राकेश बेटा। हाँ अब आज रोहित का बर्थडे है। मैंने घर भी सजा लिया था। सोच रहा था कि उसे जाकर आज लाने की कोशिश करूं। विनीता को भी साथ ले आना और उसको बोलना कि मैंने एफडी तोड़वा दी है, 5 लाख का इंतजाम हो गया है, घर आ जाए। ठीक है माँ। विनीता, 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 विनीता कहाँ हो तुम? विनीता क्यों कर रही हो जुल्म मेरे पर? आखिर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जिसका तुम मुझे सजा दे रही हो? विनीता देखो देखो, तुम्हारे कहने पर माँ ने अपनी एफडी भी तोड़ दी है। विनीता कहाँ हो तुम? मुझे अपने रोहित से मिलना है। पिताजी, पिताजी आप कुछ कीजिए ना, आप समझाइए ना, विनीता को समझाइए आप। मैं अपने रोहित से मिलना चाहता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। बाबूजी विनीता को समझाइए ना प्लीज, प्लीज बाबूजी कुछ कीजिए। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी आप कुछ कीजिए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। दीदी, दीदी आप तो कुछ कीजिए। अरे कोई तो कुछ करो, कोई तो कुछ बोलो। बेटा रोहित, बेटा कहाँ हो तुम? विनीता मुझे अपने रोहित से मिला दो।
देखो देखो विनीता, मैं अपना धीरज खो रहा हूं। विनीता, मेरी परीक्षा मत लो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर में अपनी जान दे दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश बेटा? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं अभी बताता हूं तुम्हें। राकेश! ये तुमने क्या किया राकेश? कमलेश, एम्बुलेंस को फोन करो। अपने बेटे की जुदाई के गम में राकेश ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो सबकी सोच के परे था। दोस्तों, ये कोई तरीका नहीं है किसी को मनाने का, लेकिन राकेश अंदर से टूट चुका था, या फिर यूं कहे कि ये उसकी आखिरी कोशिश थी अपने घर गृहस्थी को बचाने की। बेचारा राकेश हर वो प्रयास कर रहा था कि जिससे उसका उजड़ा हुआ संसार फिर से बच जाए। तो क्या राकेश के इस कदम से विनीता को समझ आएगा कि वो जो कर रही थी वो गलत था? क्या वो अपना घर वापस बसाने के लिए तैयार हो जाएगी, या भी ऐसा कुछ और होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी हालत है अब राकेश की? वो अब ठीक है, शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। बिना मतलब का हॉस्पिटल का बिल बढ़ा दिया बाबूजी का? अरे नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? वो माँ जी ने बताया, राकेश ने अपना मेडिक्लेम करवा रखा था। वैसे राकेश है बड़ा प्लानिंग वाला बंदा, पता नहीं और कौन कौन से इंश्योरेंस करा के रखे हैं उसने। हाँ, वो अक्सर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहता है। उसने तो अपना 1 करोड़ का बीमा भी करवा रखा है। क्या? 1 करोड़? करोड़? यार विनीता, तुम तो करोड़पति बन गई। और 1 करोड़, उसमें क्या क्या नहीं आ सकता? गाड़ी, गहने, वाह। लेकिन वो तो तभी मिलता है ना जब कोई मर जाता है। हाँ, अब सड़कों में कितने हादसे होते रहते हैं। एक और सही। अरे सलमान भाई, आ गया वो, किसी को उड़ाना है। रोहित, चलो बेटा, दूध पी लो। बहू, अब तो ये पहनावा, गले में मंगलसूत्र बहुत शोभा नहीं देता। माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि राकेश हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। और दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि मैं राकेश से कितना प्यार करती हूँ, कि उनके गुजर जाने के बाद भी मैंने उनके नाम का ये मंगलसूत्र अपने आप से अलग नहीं होने दिया। माँ जी, चाहे मेरी मांग में ये सिंदूर रहे या ना रहे, लेकिन राकेश का पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र मैं अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। क्या नॉमिनी सरस्वती सक्सेना? हे भगवान। हेलो हेलो विनी, वो इंश्योरेंस के पेपर्स हैं ना तेरे पास? हाँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। क्या? अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो विनीता। नॉमिनी में मेरा नाम नहीं, माँ जी का नाम है।
तेरे की सारे किए करा पे पानी फिर गया। बुढ़िया ऐसे बीच में आएगी मुझे पता ही नहीं था। जिस दिन अस्थमा का अटैक आया था उसी दिन मर जाती तो अच्छा होता। हैं? उन्हें अस्थमा है? हाँ, कुछ ही दिन पहले मरते मरते बची है। सुनो विनीता, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल यहाँ से। जैसा आपने कहा ठीक वैसे ही मैंने माँ जी को मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक वहाँ पे रोहित आ गया और माँ जी मौका देके भाग गई। वो पुलिस के पास चली गई तो? आप चुप क्यों हैं जीजा जी? कुछ बोलिए ना प्लीज। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। अब तुम ही कुछ सोचो। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। पुलिस आने से पहले ना हम लोग यहाँ से भाग चलते। चलो। सही है। पुलिस पीछे से। रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये है विनीता, मेरी बहू, जिसने कल रात मुझे जान से मारने की कोशिश की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। देखो, जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहो। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आज तक मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे अपने बेटे की चिंता थी। अब तो वो रहा नहीं। साहब, मेरे पोते के सामने इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। ये सब मैंने अपने जीजा के बोलने पे किया है। क्या बकवास कर रही है? बेमतलब हम लोग को घसीट रही है। सुनीता, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है विनीता। साहब, अक्सर इन जीजा साली में तो मजाक चलता ही रहता है। विनीता, जीजा जी कुछ भी कहेंगे, क्या तुम सचमुच ऐसा करोगी क्या? साहब, मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप ये सब क्या बोल रहे हो दीदी? ये सब कुछ मैंने आप लोगों के बोलने पे ही तो किया है। सर मेरा यकीन मानिए, ये सब मैंने इनके बोलने पे ही किया था। राकेश जब अस्पताल में थे तब मैंने ही जीजा जी को बताया था राकेश की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और इंश्योरेंस के 1 करोड़ के लिए ही हमने राकेश का एक्सीडेंट भी करवाया। लेकिन बाद में पता चला कि इंश्योरेंस में नॉमिनी तो माँ जी है। तब जीजा जी ने कहा कि माँ जी को मारकर अस्थमा का अटैक बता देंगे और इंश्योरेंस के पैसे आपस में बांट लेंगे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया विनीता? मेरे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा और राकेश का ही था, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मेरे रोहित का क्या कसूर था? माँ, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। झूठ बोल रही है। चलो। नहीं, बेमतलब हंसवा दी तुमने हमको। गलती होने पर उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन गुनाह करके पछताने से कोई फायदा नहीं है। और ये बात विनीता को शायद तब समझ आई जब सब कुछ खत्म हो चुका था। दोस्तों, दुनिया की कोई भी औरत अपने हाथों से अपना सुहाग नहीं उजाड़ेगी, खास तौर पर पति जब राकेश जैसा सच्चा, ईमानदार और नेकदिल इंसान हो। लेकिन विनीता को चकाचौंध की चमक ने इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। कमलेश, विनीता और सुनीता को राकेश की हत्या की साजिश, गुनाह को छुपाने की साजिश, ऐसे कई गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विनीता के गुनाहों की सजा सिर्फ उसे ही नहीं मिली, बल्कि उसके बेटे को भी मिली। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।